हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में एक टॉपिक की आज चर्चा करेंगे जो पॉलिटी का पार्ट है, और ये सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है समानता, जिसकी आज हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। समानता भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में, उनमें अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर समानता होगी। किसी भी प्रकार का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है समानता। इसमें से करीब 2 या 3 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी नोट्स बनाएं। इसमें मेरे द्वारा अंडरलाइन कराया जाता है, जो भी जहाँ से भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं अंडरलाइन करा के आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा। जितने प्रकार से पूछा जाता है वह भी बताता हूँ कि इतने टाइप से आएंगे, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसलिए आप लेक्चर्स सुनिए, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाइए, उसके बाद आप पेपर एनालिसिस में पार्टिसिपेट करिए, MCQs लगाइए, मेरे द्वारा चलाई जा रही है जो निरंतर, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो पहले आप लेक्चर पढ़िए, अच्छे से समझिए, अपनी नोट्स बनाइए, उसके बाद MCQs करिए, तो आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी और एनालिसिस समझ में आएगा कि क्वेश्चन वाकई में लेक्चर से आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लेक्चर्स आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब में। हाँ, पेपर एनालिसिस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स बहुत कम, बहुत रेयरली कोई डाला होगा, तो मुश्किल से 2-4 लेक्चर, बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज की कड़ी को हम शुरू करते हैं। समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप संविधान के भाग 3 में जाइए तो वहाँ मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो यह हमें अधिकार देते हैं कि हम सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। उसमें बहुत सारे अधिकार हैं, जिसमें से अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, फिर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23-24 में। तो ऐसे अधिकारों का वर्णन है उसमें। तो इसमें वही बताता है कि धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पर, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर समानता का वर्णन है लोकतंत्र में हमारे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किन किन क्षेत्रों में समानता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जाति, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, इसमें धर्म के बाद मूल वंश, लिंग, यह भी समानता है। तो ऊपर जो पुरुष और स्त्री दिया गया है, तो वो लिंग की ओर संकेत करते हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है कि किन किन आधारों पर समानता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, आर्थिक और शैक्षिक, इनमें से किसी 3 के नाम देगा और कोई एक अलग वर्ड लिख देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से बनता है इससे। अब हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।
प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। तो ये क्वेश्चन हर हाल में आता ही है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो मैं ऊपर शब्दावली बताया था, ये शब्दावली आ गई है। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष मतलब लिंग। तो इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, जो समानता के अधिकार के तहत आता है। यह एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सब कर सकते हैं, जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकान और बाजार। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इस प्रकार से हम समानता को देखते हैं कि कैसे वर्णित है। ऊपर एक डायग्राम दर्शाया गया है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें एक बालक है, तो इसमें एक फिल्म की सीन है। इसमें आप देख सकते हैं ये बालक शूज़ में पॉलिश कर रहा है। और फिर नीचे देखते हैं तो ये दर्शाता है, लिखता है 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका आदर के साथ किया जाना चाहिए उसका भुगतान। इसलिए वह फेंके हुए पैसे नहीं लेता है, बोलता है आप उठा करके सम्मान के साथ दीजिए, क्योंकि मैंने कार्य किया है, फ्री के पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो समानता मतलब रोजगार की समानता को प्रदर्शित करता है। तो यह आर्टिकल 19 में है, इसका जिक्र है संविधान के मौलिक अधिकार में 19 में, जहाँ कहीं भी आप रोजगार कर सकते हैं भारत देश के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये संसद भवन का एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। क्या है संसद? एक आधार स्तंभ है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अब देखते हैं आगे। कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता व उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात अस्पृश्यता से यहाँ मतलब है छुआछूत को हटा दिया गया है। कुआं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकता है हर व्यक्ति। तो हमने 2-3 चीज़ें देखी, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में ऐसा वर्णन है। सार्वजनिक क्षेत्र, होटल, कुआं, तालाब, घाट, सड़क, इसका उपयोग करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। और अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता का यहाँ मतलब छुआछूत से है कि निम्न जाति के लोगों को पहले उच्च जाति के लोग नहीं छूते थे, इसलिए उस कानून को अब मौलिक अधिकार में रखा गया है। ये सख्त आदेश है कि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार को आप ध्यान रखेंगे, समानता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। लिखित रूप से सर्वप्रथम विश्व में ब्रिटेन ने पारित किया, और लिखित रूप में नहीं, ब्रिटेन ने सबसे पहले मौखिक रूप में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। लिखित रूप में सर्वप्रथम अमेरिका ने दिया। अमेरिका से ही इंडिया के संविधान में शामिल किया गया है उनको लिखित तौर पर। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं।
शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इसी का परिणाम है आरक्षण। उनको अब समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान में। तो इसमें से जो पहले, सेकंड और थर्ड लाइन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। दो तरह से, कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजना व कार्यक्रम के द्वारा। सुविधाहीन समाज की मदद करके, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि उसमें आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो मुख्य धारा से वंचित थे अर्थात निम्न जाति के लोग जो थे, उनके लिए कई योजनाएं लाई गई हैं और आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। यहाँ पे एक डायग्राम है, सतत विकास का लक्ष्य, भूखमरी को दूर करना। ये है भूखमरी को दूर करना, सतत विकास का ये लक्ष्य। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। यह कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो ये जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है ये असमानता को दूर करता है, समानता लाता है। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के बच्चे एक साथ खाना खाएंगे, इसलिए ये कार्यक्रम सरकार द्वारा लाया गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 2000 कब लाया गया था? 1995। 1995 से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू किया गया। तो ये पूछता है कब से, तो आप ये सन नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम किस राज्य में? तो सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में, और पूरे देश के सभी राज्यों को तो 2001 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया कि सभी राज्य इसको तत्काल लागू करें इस कार्यक्रम को। तो इसमें ये याद रखने योग्य 2-3 पॉइंट है। और ये डायग्राम है एक उत्तराखंड के एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, उसकी ये छवि है, डायग्राम है उसका। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। तो शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, जैसा कि मैं अभी ऊपर चर्चा किया है, मेरे द्वारा किया गया है कि जातिगत असमानता को कम करने के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग से आता हो, सब साथ में मिलकर, सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तो इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम, ये पूर्वाग्रह पेडागॉजी से जोड़ करके इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। पेडागॉजी कोई अलग से नहीं है समझ विकसित करना, इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है। अर्थात कोई रूढ़िवादी यदि आप मानते चले आ रहे हैं बिना तर्क के, वही पूर्वाग्रह कि हमने पहले से ही अपने मन में बना लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्कस किया गया है PYQ में, MCQ जो जारी है मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज, उसमें चर्चाएँ आती हैं।
तो अब देखते हैं आगे, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। एक कोट देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ से आएंगे। पूर्वाग्रह से क्वेश्चन आते हैं और जातिगत असमानता को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो वो स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया था। अब हम देखते हैं अगला पैरा। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। आज भी ऐसी धारणाएं मौजूद हैं। अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये पूर्वाग्रह अभी भी चले आ रहे हैं। इधर अंबेडकर साहब का एक कोट दिया गया है। वे बताते हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये इनका कोट दिया गया है, जिसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे असमानता को या आत्मसम्मान को अपने कैसे बचाया जा सकता है। तो लिखते हैं कि निरंतर संघर्ष से ही और कठिन प्रयास से ही बल, विश्वास को मान्यता प्राप्त आप कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला पैराग्राफ और अगला कोट भी है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के कारण पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे आगे। तो इस पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, उन पर हम ध्यान देंगे। बताता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण में कि यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानूनन क्या है, अपराध है, फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता, आर्थिक और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। तो आप इन शब्दावलियों को पकड़ेंगे, ये पेडागॉजी से जोड़कर आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग विश्वास करने लगें कोई कमतर नहीं है, तभी दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलेगा। एक बार में आप नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता है। जब पूर्ण तरह से शिक्षित हो जाएंगे लोग, तब उनको समझ में बातें आ जाएंगी। अब ये कोटेशन दिया है कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो ये B.R. अम्बेडकर साहब के क्या हैं, विचार हैं, जो काफ़ी तार्किक हैं। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, ये हुई हमारे लोकतंत्र की बात। अब अन्य लोकतंत्रों से इसकी तुलना करेंगे कि अन्य लोकतंत्रों में कैसे समानता के मुद्दे हैं।
तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से वहाँ काफ़ी शोषण हो रहा था अफ्रीकी नागरिकों का, जो कि गुलाम के रूप में वहाँ निवासरत थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी उनके साथ यह स्थितियाँ निर्मित रहीं। तो ये बात है, इससे क्वेश्चन आया है MCQs में मैं डाला हूँ, उसमें बताया गया है कि कहाँ असमानता थी 1950 के दशक में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका वर्णन किया गया है। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। किनके साथ? अफ्रीकी नागरिकों के साथ हुआ था ऐसा, जो अफ्रीका से लाए गए क्या थे? अमेरिकन गुलाम थे, पूर्वज थे। तो इस प्रकार से भारत की अपेक्षा, जैसे भारत में भी अभी है, ऐसे यहाँ तुलना की गई है। तो इस प्रकार अमेरिका में भी अभी जारी है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। जैसे हम भारतीय अपने संविधान में मौलिक अधिकार बोलते हैं, तो वहाँ नागरिक अधिकारों को सिविल राइट्स मूवमेंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका में किस नाम से? तो सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 55 में शुरू किया गया था रोज पार्क्स के द्वारा। फिर लिखता है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं। ये सभी कानून बनने के बाद भी अभी भी असमानता जारी है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। इस प्रकार से स्कूल के माध्यम से वो बताता है कि अभी भी जहां गोरे विद्यार्थी जाते हैं, गोरे बच्चों के, भले वो सरकारी स्कूल हैं, फिर भी उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हैं प्राइवेट स्कूलों के जैसी हैं। जबकि अफ्रीकी अमेरिकन के जो बच्चे जाते हैं वहाँ ना तो अच्छे टीचर हैं और ना ही अच्छी सुविधाएं हैं। और ये डायग्राम दिखाया गया है बस में, वो अपनी सीट देने से मना कर देती हैं और आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। रोज पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिकी इतिहास की दिशा बदलती। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंग, अब 15 के अंग देखते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। तो ये बात पहले पैराग्राफ में भी है। तो आप इनको, ये 4 शब्दावलियाँ आप विशेष रूप से 4-5 ये शब्दावलियाँ, ये पांचों एकदम रटी होनी चाहिए आपको। पॉइंट 1 कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर
का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से कोई किसी नागरिक को नहीं रोक सकता के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस पर किसी भी प्रकार की निर्योग्यता, शर्त और निर्बंधन लागू नहीं होंगे। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आप इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोकतंत्र की चुनौतियों की ओर। अभी तक हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, समानता का अधिकार क्या है, किन किन आधारों पर दिया गया है, उसकी तुलना कि क्या भारत में ही ऐसा है या और देशों में भी ऐसा है। तो हमने अमेरिका को देखा, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक जो पहले गुलाम थे, स्वतंत्रता के बाद भी उनके साथ कैसा शोषण हुआ, कैसे असमानता रखी जाती है। तो इस प्रकार से हमने तुलनात्मक अध्ययन किया दो देशों के बीच। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। यह पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या अभी लोग समानता को स्वीकार करते हैं। तो अभी भी लोग उतने शिक्षित नहीं हुए हैं, वो अभी भी असमानता ही रखते हैं आज के परिवेश में भी। तो इस तरह से वो एक चुनौती है लोकतंत्र के लिए। जब धीरे धीरे अभी लोग शिक्षित होना शुरू हैं, जब पूर्णतः शिक्षित हो जाएंगे तो वो इन चीज़ों को समझ जाएंगे और पूर्णतः असमानता को खत्म कर दिया जाएगा, समानता पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। तो अभी भी कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता है, जो असमानता को अभी भी सपोर्ट करते हैं, जबकि ये कानूनन अपराध है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के सामने यह चुनौती है एक। अब इसमें कुछ शब्द संकलन है, शब्दावलियाँ दी गई हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विशेष रूप से आप 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के हकदार हैं, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो उनकी, आप किसी को मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकते हैं। यह संविधान हमें अधिकार देता है। गरिमा का तात्पर्य है अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। जैसे कोई व्यक्ति है और भले प्रधानमंत्री हो आप, तो उस व्यक्ति की गरिमा और आपकी गरिमा समान है, इसलिए उसको भी सम्मानपूर्वक गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा संविधान में वर्णन मिलता है। संविधान वह दस्तावेज है, तो ये डायरेक्ट लाइन ही लिखकर आती है क्वेश्चन में और पूछता है कि यह क्या है। तो यह संविधान की व्याख्या है कि वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों का निरूपण किया जाता है। तो नियमों और अधिनियमों को आप याद रखेंगे कि इनका निरूपण, तो इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि यह दस्तावेज है जिसमें जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों का
निरूपित किया गया। फिर नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 का दशक, अमेरिका में नस्लभेदी आंदोलन समाप्त करने के लिए नस्लभेद गोरे और काले का चलाया गया था। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमने देखा किस प्रकार से समानता के बारे में बताया गया, किन किन आधारों पर बताया गया, दो देशों के बीच तुलना, असमानता को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए, आखिरकार वह अधिकार हमको मिला मानव अधिकार के रूप में जिससे हम गरिमामय जीवन जी सकें। तो इस प्रकार से हम एक टॉपिक जो है समानता, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, पेडागॉजी से भी जोड़ कर आते हैं। तो हमने समझा और देखा। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। यदि आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो ये आश्वासन देता हूँ कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज़ जारी मेरे द्वारा की गई है उसमें बहुत सारा कंटेंट इनसे एकदम मिलता जुलता है, क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार आते हैं। तो आप घबराइए नहीं, निरंतर प्रयासरत रहिए और जुड़े रहिए। फीडबैक दीजिए, यदि कोई समस्या या दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसका हल मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।